हेलो फ्रेंड्स, एक बार फिर से आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है हमारे चैनल पर। और इस वीडियो में हम बात करेंगे कुछ ऐसे टिप्स की जिनकी मदद से आप इंग्लिश को इम्प्रूव कर सकते हैं, इंग्लिश को बोल सकते हैं। तो इसमें घबराने की कोई ज़रूरत नहीं होती है, बल्कि प्रैक्टिस की ज़रूरत होती है। अक्सर लोग ये सोचते हैं कि भाई इंग्लिश को कैसे बोलें, कैसे सेंटेंसेस बनाएं, कैसे अपनी इंग्लिश को इम्प्रूव करें। तो इसका देखो एक ही तरीका है और वो है प्रैक्टिस। जब आप प्रैक्टिस करेंगे तो आप जो हैं खुद ही उसमें फ्लुएंसी हासिल कर लेंगे। यानी कि फ्लुएंट का मतलब होता है कि आप जो हैं धारा प्रवाह इंग्लिश बोलना शुरू कर देंगे। तो सबसे ज़्यादा जो ज़रूरी पॉइंट है वो है रीडिंग लगाना। अगर आप इंग्लिश को इम्प्रूव करना चाहते हैं जल्द से जल्द, तो सबसे पहले तो आपको इंग्लिश को रीड करना होगा, यानी कि उस जो पढ़ना होता है देख कर पढ़ना। तो ये चीज़ सबसे पहले आपको इम्प्रूव करनी होगी। रीडिंग किसी भी बंदे की अच्छी होनी चाहिए। अगर कोई भी लैंग्वेज आप सीखना चाहते हैं तो वो लैंग्वेज आपसे पढ़नी आनी चाहिए। यानी कि रीडिंग का बहुत बड़ा असर पड़ता है किसी भी लैंग्वेज को सीखने के लिए। तो अगर हमारी रीडिंग अच्छी होगी तो हम किसी भी लैंग्वेज को बहुत ही आसानी के साथ सीख सकते हैं। रीडिंग को लोग कमज़ोर समझते हैं कि भाई मतलब रीडिंग को ज़्यादा अहमियत नहीं देते, लेकिन रीडिंग इज़ वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ एनी लैंग्वेज। रीडिंग जो है सबसे ज़्यादा ज़रूरी पार्ट होता है किसी भी लैंग्वेज का। अगर आपकी रीडिंग अच्छी है, आप वर्ड्स को पढ़ते हैं, तो आपको फिर रूल्स सीखने होंगे। आपको ये देखना होगा कि सेंटेंसेस कैसे बनाए जाते हैं। इसके साथ साथ आपको वोकैबुलरी पर भी मेहनत करनी पड़ेगी। वोकैबुलरी का मतलब वर्ड मीनिंग। ज़्यादा से ज़्यादा वर्ड मीनिंग याद करें। किसी भी लैंग्वेज को सीखने का सबसे अच्छा तरीका है कि सबसे पहले तो रीडिंग लगाएं, यानी वो लैंग्वेज आपसे पढ़नी आनी चाहिए। और दूसरा जो मेथड है उसको सीखने का, यानी लैंग्वेज को सीखने का जो दूसरा तरीका है, दूसरा टिप है, वो है उसकी वोकैबुलरी याद करना, यानी कि वर्ड मीनिंग याद करना। जितने ज़्यादा आपके वर्ड मीनिंग्स याद होंगे, वोकैबुलरी आपके पास होगी, तो उसी लैंग्वेज पर आपकी कमांड उतनी ही अच्छी होगी। वोकैबुलरी भी ठीक हो गई और रीडिंग भी ठीक हो गई। तो अब अगला पॉइंट है सेंटेंसेस कैसे बनाएं। तो सेंटेंसेस बनाने के लिए देखो, या तो आप वीडियोस देखें और उस पर समझें कि जो टीचर्स हैं, जैसे हमारे चैनल पर भी बहुत सारी मतलब वीडियोस हैं ऐसी जो हमने बता रखे हैं कि रूल्स, सेंटेंसेस बनाने के रूल्स क्या होते हैं, किस तरीके से सेंटेंसेस बनाए जाते हैं। ऐसी वीडियोस हमारे चैनल पर भी हैं और भी बहुत सारी वीडियोस हैं, आप देखें। टीचर्स आपको समझाते हैं रूल्स कैसे मतलब कैसे फॉलो करने हैं सेंटेंसेस बनाने के लिए। और अगर आप वीडियोस की मदद नहीं ले रहे हैं, वीडियोस नहीं देख रहे हैं, तो आप जो है बुक ले लें, बुक से आप पढ़ें। और अगर सेल्फ स्टडी नहीं कर सकते, मतलब अपने आप नहीं समझ सकते रूल्स को, तो आप किसी की हेल्प ले लें। कोचिंग सेंटर्स होते हैं, ट्यूशन वाले जो टीचर्स होते हैं वो आपको समझा सकते हैं। जहाँ पर भी आप अपने आप को सूटेबल, कंफर्टेबल महसूस करें, वहाँ पर आप जाएं और अपने टीचर से, ट्यूटर से जो है आप डिस्कस करें। और अगर स्टूडेंट्स हैं आप, तो स्कूल में या कॉलेज में जो भी आपको टीचर्स समझाते हैं ग्रामर के रूल्स और सेंटेंसेस बनाने के रूल्स, तो वो आप देखें, उनको सीखें, उनको समझें, उनको याद करें। तो सबसे पहला जो मैंने आपको बताया वो हुआ रीडिंग, और उसके बाद वोकैबुलरी, उसके बाद रूल्स, यानी कि ग्रामर के रूल्स सीखने हैं आपको। तो आप इन तीनों टिप्स को फॉलो करके इंग्लिश को बहुत ही आसानी के साथ सीख सकते हैं। आप ये देखिए कि अगर आपको कोई लाइन याद करनी हो तो सबसे पहले तो आपको पढ़ना ही होगा। तो रीडिंग ही होगी जो पहला पार्ट होगा। यानी आप किसी भी चीज़ को जब पढ़ सकते हैं आसानी के साथ, तो उसको याद भी कर सकते हैं। और जब हम किसी चीज़ को पढ़ ही नहीं सकते तो फिर उसको याद भी नहीं कर सकते। इसलिए रीडिंग तो सबसे पहले है। रीडिंग करने के बाद फिर मैंने आपको बताया था कि वोकैबुलरी आपकी अच्छी होनी चाहिए। वोकैबुलरी अगर आपके पास है तो आपको ये समझ में आएगा कि जो भी लाइन आपने पढ़ी है, जो भी आपने पैराग्राफ, स्टोरी पढ़ी है, जिसकी रीडिंग लगाई है, तो उसमें जो जो वर्ड्स यूज़ किए गए हैं, तो वो उन वर्ड्स के मीनिंग क्या हैं। अगर आप जानते हैं कि उन वर्ड्स के मीनिंग क्या हैं, तो आप आसानी के साथ उनका मीनिंग भी समझेंगे। यानी पैराग्राफ या लाइन या स्टोरी जो भी आपने रीड किया है, उसको आप आसानी से समझ जाएंगे कि भाई इसमें क्या बात बताई गई है, क्या बात समझाई गई है। और अगर वोकैबुलरी नहीं है, सिर्फ आपने रीडिंग लगाई है, तो बस आप उसको रीड ही कर सकते हैं, यानी उसको बस पढ़ सकते हैं। तो किसी भी लैंग्वेज के जो 4 पार्ट्स होते हैं बहुत ही इम्पोर्टेंट, वो मैं आपको फिर से बता देता हूँ। मैंने पहले भी कई बार बताया है कि एक तो होता है रीडिंग, एक होता है राइटिंग।
रीडिंग का मतलब होता है पढ़ना और राइटिंग का मतलब होता है लिखना। और तीसरा लिसनिंग यानी कि सुनना। और चौथा स्पीकिंग। अब ये 4 पार्ट्स हो गए किसी भी लैंग्वेज के। जिस पार्ट पर आप ज़्यादा मेहनत करेंगे वही पार्ट आपका अच्छा होता चला जाएगा। अगर आप रीडिंग करते हैं तो आपकी रीडिंग अच्छी होगी, अगर आप राइटिंग करते हैं तो आपकी राइटिंग अच्छी होगी, अगर आप लिसनिंग करते हैं तो आपको सुनना आएगा, यानी आप समझेंगे कि कौन कैसे बोलता है, क्या बात बोलता है, किस तरीके से बातें होती हैं। तो लिसनिंग का भी बहुत बड़ा फ़ायदा होता है। और चौथा स्पीकिंग। अगर आप स्पीक करना चाहते हैं किसी भी लैंग्वेज को तो आपसे स्पीकिंग आएगी। तो ये चारों पार्ट्स आपको एक साथ लेकर चलने होते हैं अगर आप किसी भी लैंग्वेज को सीखना चाहते हैं तो हम यहाँ पर बात कर रहे थे इंग्लिश की। तो इंग्लिश को भी सीखने के लिए इन्हीं चारों जो रूल्स हैं ये वाले जो आपको बताएं, रीडिंग, राइटिंग, लिसनिंग और स्पीकिंग, इन चारों को फॉलो करना होगा। तो आप देखें, आप रीडिंग पर भी मेहनत करें, आप राइटिंग पर भी मेहनत करें, आप लिसनिंग भी करें। लिसनिंग कहाँ से करेंगे? जो वीडियोज़ होती हैं उनको सुनें, जो न्यूज़ चैनल होते हैं उनको सुनें, या जिन लोगों से आप बात कर रहे हैं उनकी बातें सुनें। आपको समझ आएगा कि किस तरीके से लोग बोलते हैं, किस तरीके से अपनी बातें कहते हैं। जब आप उनकी बातों को सुनेंगे तो आपको भी समझ में आएगा। और यही होती है लिसनिंग। जब जो सुनता है वही अच्छा बोलता है, जो सुनता है वही अच्छा बोलता है। लिसनिंग करने के एक फ़ायदे और भी हैं कि आपको वर्ड्स मिलेंगे और बोलने के अंदाज़ जो हैं वो आप सीखेंगे, किस तरीके से लोग बोलते हैं और क्या उनके एक्सप्रेशंस होते हैं। तो ये चीज़ें आपको लिसनिंग से पता लगेंगी। और अगर आप रीडिंग पर, राइटिंग पर, स्पीकिंग पर ही मेहनत करते रहेंगे, लिसनिंग नहीं करेंगे तो फिर दूसरों की बातों को कैसे समझेंगे? फिर वहाँ प्रॉब्लम होगी। और जब हम समझ नहीं सकते तो अपनी बात को हम कह सकते हैं, लेकिन दूसरे से जब हम बात करेंगे तो उसकी बात को नहीं समझेंगे तो उसको फिर आंसर कैसे देंगे? तो ये भी बहुत ज़रूरी इंपॉर्टेंट पार्ट है लिसनिंग। और उसके बाद जो स्पीकिंग आपको बताया था, तो स्पीकिंग पर भी इसी तरीके से आपको काम करना है। जब आप जो भी लाइन आप पढ़ रहे हैं, जो भी सेंटेंस आप सीख रहे हैं इंग्लिश में, तो उनको बोलने की कोशिश करें। अकेले में बोलें या फिर किसी के साथ बोलें। अगर आप किसी के साथ नहीं बोल सकते तो शीशे के सामने भी, मतलब मिरर के सामने भी आप जो हैं अपनी प्रैक्टिस कर सकते हैं। जैसे वीडियोज़ बनाते हैं तो हम अपना फेस कैमरे के सामने लाते हैं तो हम बोलते हैं। और इसी तरीके से आप भी मिरर के सामने यानी आईने के सामने बैठ करके अपना फेस खुद ही देखेंगे तो आपको पता लगेगा कि आप किस तरीके से बोलते हैं और किस तरीके से आपके मुंह से वर्ड्स निकलते हैं, क्या आपका जो है एक्सप्रेशन रहता है बोलते वक्त। तो ये सारी चीज़ें बहुत फ़ायदेमंद हैं। तो रीडिंग, राइटिंग और लिसनिंग, स्पीकिंग, ये चारों एक साथ लेकर चलें अगर आप जल्दी सीखना चाहते हैं। इसके साथ साथ आप न्यूज़पेपर पढ़ने की आदत डालें। न्यूज़पेपर में क्या होता है कि नई नई खबरें आती हैं और नए नए वर्ड्स आपको मिलेंगे। तो न्यूज़पेपर का बहुत बड़ा फ़ायदा ये है कि हम उससे जो है चीज़ों को समझते हैं। और कुछ चीज़ें उसमें शॉर्ट में दी हुई होती हैं, शॉर्ट होती हैं लेकिन मीनिंग उनके लंबे होते हैं। तो ये चीज़ भी आपको सीखनी होगी। तो अगर आप रीडिंग करते हैं, मतलब न्यूज़पेपर से, स्टोरी पढ़ना अलग बात है किसी बुक से, या छोटे क्लासेस के जो बच्चे होते हैं तो उनकी बुक से आप स्टोरी पढ़ सकते हैं स्टार्टिंग में, तो वो चीज़ अलग है। लेकिन न्यूज़पेपर को पढ़ना अलग है। न्यूज़पेपर से तो बहुत ही ज़बरदस्त तरीके से वोकैबुलरी बढ़ती है, यानी बहुत ही ज़बरदस्त तरीके से आपके वर्ड मीनिंग इंक्रीज़ होते हैं। और आपको शॉर्ट में पता लगता है कि हेडिंग्स किस तरीके से बनती हैं। हेडिंग्स लिखी हुई आती हैं न्यूज़पेपर में, तो उसमें क्या मतलब होता है उनका। जो वर्ड्स आपके लिए नए हैं, अगर कुछ वर्ड्स आपको समझ आते हैं तो ठीक है, और लेकिन क्या होगा, न्यूज़पेपर जब स्टार्टिंग की जाती है, न्यूज़पेपर को जब पढ़ना स्टार्ट किया जाता है तो पहले तो ऐसे ही लगेगा अजीब सा, सिर्फ हम उसको पढ़ सकते हैं। लेकिन धीरे धीरे क्या होगा, जैसे जैसे आप पढ़ते रहेंगे, वोकैबुलरी पर आप मेहनत करेंगे, वर्ड मीनिंग सीखेंगे, याद करेंगे, तो वो आपको समझ आने लगेगा। इसी तरीके से मैं आपको एक और टिप दे रहा हूँ कि अगर आप न्यूज़पेपर पढ़ रहे हैं तो जो वर्ड्स आपको नहीं आते उन वर्ड्स को अंडरलाइन करें, उनके मीनिंग देखें। अगर आपके पास मोबाइल है तो मोबाइल में हैंड टू हैंड मीनिंग देखें, क्योंकि मोबाइल में डिक्शनरी होती है। और डिक्शनरी अगर नहीं है तो आप जो है गूगल से भी मतलब उसका मीनिंग देख सकते हैं किसी भी वर्ड का। तो ये बहुत ही जो मैंने आपको टिप्स दिए हैं इस वीडियो में, जो मैंने आपको रूल्स बताए हैं कि किस तरीके से आप जो हैं अपनी इंग्लिश को या किसी भी लैंग्वेज को इम्प्रूव कर सकते हैं, तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अगर कोई भी बंदा इन चारों पार्ट्स पर, यानी रीडिंग, राइटिंग, लिसनिंग और स्पीकिंग, इन चारों पार्ट्स पर कोई भी बंदा अगर मेहनत करता है तो उसको आगे बढ़ने से कोई नहीं रोक सकता, क्योंकि प्रैक्टिस मेक्स अ मैन परफेक्ट। प्रैक्टिस ही इंसान को परफेक्ट बनाती है। जितनी आप प्रैक्टिस करेंगे इतने ही आप सीखेंगे। इसलिए प्रैक्टिस बहुत ज़रूरी है। किसी भी काम को करने के लिए प्रैक्टिस तो करनी ही पड़ेगी। एक डॉक्टर है, अगर वो प्रैक्टिस ना करे, मतलब सर्जन से मेरा मतलब है जो ऑपरेशन करता है, अगर वो प्रैक्टिस ना करे, सर्जरी करने की प्रैक्टिस ना करे या ऑपरेशन करना ना सीखे, तो फिर आगे वो ऑपरेशन नहीं कर सकता।
वो सर्जरी नहीं कर सकता, चाहे वो कितना भी बड़ा डॉक्टर बन जाए। तो इसलिए प्रैक्टिस तो करनी ही पड़ेगी। एक मैकेनिक है, अगर वो अपना प्रैक्टिकल ना करे, कितने भी पार्ट्स के बारे में पढ़ ले, कितने भी मशीन के बारे में पढ़ ले, कितनी भी ऊंची डिग्री हासिल कर ले, अगर वो प्रैक्टिकल नहीं करेगा, अगर वो खुद से करने की कोशिश नहीं करेगा, सीखने की कोशिश नहीं करेगा, तो वो एक अच्छा मैकेनिक नहीं बन सकता। हमें सिर्फ किताबी ज्ञान ही नहीं चाहिए, बल्कि हमें प्रैक्टिकल नॉलेज भी चाहिए। इसलिए किताब का जो किताबी ज्ञान होता है, बुक से जो हम नॉलेज गेन करते हैं, उसके साथ साथ हमें प्रैक्टिकल भी करना चाहिए। हर सब्जेक्ट का प्रैक्टिकल होता है, तो इंग्लिश का भी प्रैक्टिकल यही है कि आप उसको यूज़ करें, बोलें दूसरों के साथ। तो फ्रेंड्स, बताना वीडियो कैसी लगी। अगर अच्छी लगी हो तो इसको लाइक और शेयर ज़रूर करें। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब भी कर लें। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय, अल्लाह हाफिज़, अस्सलाम वालेकुम, खुदा हाफिज़।